हेलो स्टूडेंट्स, इस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एलिंगम आरेख के बारे में चर्चा की थी, उसी को आज अपन आगे बढ़ा रहे हैं। एलिंगम आरेख का एक छोटा सा भाग अपन ने अलग लिया है। यहाँ पर आज का अपना टॉपिक होगा एलिंगम आरेख की सहायता से हेमेटाइट का जो अपचयन होता है। हेमेटाइट यानी आयरन का Fe2O3, इसका अपचयन कैसे हो सकता है, इसकी व्याख्या करेंगे अपन एलिंगम आरेख की सहायता से। तो जो कल अपन ने एलिंगम आरेख पढ़ा था, उसमें से मैंने 3 आरेख, केवल इसमें 3 ही आरेख बनाए। उसमें आपने देखा था बहुत सारे तत्वों के ऑक्साइड निर्माण के आरेख थे, तो अपन ने यहाँ पर केवल 3 ही बनाए, क्योंकि अपने को केवल आयरन का अपचयन करना है। तो देखिए इसके अपचयन की व्याख्या अपन किस प्रकार से करते हैं। देखिए इसमें जो एक तो आयरन के ऑक्साइड का आरेख था, वो लगभग इस तरह से था। अपन ने इसको नॉर्मली बनाया है, इस तरह से बना सकते हैं आप। ये कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने वाला आरेख है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला इस तरह से सीधा था, वो नहीं बनाना इसमें, क्योंकि अपने को तो आयरन का करना है ना अपचयन। तो या तो करेंगे कार्बन के द्वारा या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। तो दोनों में से किसके द्वारा करना चाहिए, कौन बढ़िया अपचयेगा, इसकी अपन व्याख्या करते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों आरेख हैं, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड वाले, ये दोनों आरेख इस आयरन वाले आरेख को लगभग यहां पर इस टेम्परेचर पर क्रॉस करते हैं। और ये जो टेम्परेचर है, ये आपको याद रखना है, ये होता है 1083 केल्विन। ये टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना है। केवल कितना टेम्परेचर है, 1083 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है ना। ये आरेख एक दूसरे को जहां से क्रॉस करते हैं, ओके। सॉरी, ये 1083 नहीं है, ये 1073 ही है। सॉरी, 1073 केल्विन पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो 1073 केल्विन पर क्रॉस करने का क्या मतलब है भाई। कल हमने एलिंगम आरेख में पढ़ा था कि जो जितना नीचे होगा, नीचे आरेख जितना नीचे होगा, उसका डेल जी का मान उतना ही कम होगा, उतना ज्यादा माइनस में होगा, और अपने लिए उतना ही बढ़िया है। तो अगर शुरुआत में अगर अपन देखें, तो शुरुआत में ये वाला जो आरेख है ना, ये देखो सबसे नीचे आ रहा है। कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला। इसका मतलब ये है कि शुरू में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही बढ़िया अपचायक है, एक प्रबल अपचायक है प्रारंभ में। और कब तक है, 1073 केल्विन टेम्परेचर हो रहा है ना, तब तक ये लाइन देखो सबसे नीचे ही है। उसके बाद में ये ऊपर चली गई, यानी 1073 केल्विन से कम टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम है, तो उस स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड एक बढ़िया अपचायक है, प्रबल अपचायक है। और जैसे ही टेम्परेचर 1073 केल्विन से ज्यादा हो गया, बाद में देखो नीचे कौन आया, ये वाला आरेख नीचे आ गया। इसका मतलब 1073 केल्विन से ज्यादा ताप पर कार्बन बढ़िया अपचायक होता है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। 1073 केल्विन से कम ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रबल अपचायक है, और 1073 केल्विन से ज्यादा ताप पर कार्बन प्रबल अपचायक है। किसके लिए, हेमेटाइट के लिए। इसके लिए अपन बात करें, ठीक है। तो इसके लिए अपन अपचयन देखिए किस प्रकार से होगा। Fe2O3 का अपचयन करना है अपने को। इसको मैं यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं, रिएक्शन लिखनी है अपने को। Fe2O3 प्लस अपचयन किसके द्वारा होगा, शुरू में होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, ठीक है ना। शुरू में कब तक होगा, टेम्परेचर जब 1073 से कम होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज लेस देन 1073 केल्विन। ये टेम्परेचर केल्विन में लिया है मैंने, ध्यान रखना। 1073 डिग्री सेल्सियस मत कर देना। तो 1073 से कम ताप पर अपचयन कौन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर यही टेम्परेचर ताप अपन 1073 केल्विन से ज्यादा कर दें, तो इस आयरन का अपचयन अब कौन करेगा, कार्बन करेगा। बस आपको ये इतना ही ध्यान में रखना है। 1073 से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और 1073 के बाद में कार्बन, बस इतना ही ध्यान में रखना है। बाकी रिएक्शन आप जानते ही हैं, अपचयन कैसे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन जो भी है, यहां से ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, बस आयरन का अपचयन हो गया। 3 कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, 2Fe प्लस 3CO, ये रिएक्शन होगा। सॉरी, CO2 हो गया ना कंप्लीट। ऐसे ही आपको ये कराना, 3 कार्बन लेंगे तो ये ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, तो यहां पर भी बनेगा 2Fe प्लस 3C। ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट।
ये है एलिंगम आरेख की सहायता से हेमेटाइट का अपचयन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हो गया इस। तो इसको आप इजीली आराम से समझा सकते हैं। ये क्यों होता है ये भी आप ग्राफ में बता सकते हैं कि 1073 केल्विन से कम ताप पर ये वाली जो रिएक्शन है, मान लीजिए ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसका मैं डेल जी नोड मान लेता हूं, डेल जी नोड 1 है, और इस रिएक्शन के लिए मान लेता हूं डेल जी नोड 2। तो सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि 1073 केल्विन से कम ताप पर ये जो रिएक्शन है ना, इसका डेल जी नोड कम होता है, माइनस में होता है। डेल जी नोड तो कम ही होना चाहिए, डेल जी की वैल्यू जितनी कम होगी, अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी, अपन जानते हैं। तो 1073 केल्विन से कम ताप पर तो डेल जी नोड का 1 का मान कम होता है, और 1073 केल्विन से ज्यादा ताप पर डेल जी नोड 2 का मान कम हो जाता है, यानी इस रिएक्शन का डेल जी कम हो जाता है, और शुरू में इस रिएक्शन का डेल जी कम होता है। आगे बात समझे, शुरू में इस रिएक्शन का डेल जी लेस होता है, कम होता है इसका, बाद में इसके डेल जी का मान बढ़ जाता है, और इस रिएक्शन का जो डेल जी है उसका मान कम हो जाता है। तो ये अपन जो एलिंगम आरेख है उसकी सहायता से इसको आसानी से समझा सकते हैं। इसके साथ ही जो एलिंगम आरेख है उसकी सहायता से अपन एक कार्बन मोनोऑक्साइड की अपचयी क्षमता की भी बात करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड की अपचायक प्रकृति, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की अभी हमने चर्चा की कि शुरू में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रबल अपचायक होता है, बाद में कार्बन प्रबल अपचायक हो जाता है, तो उसके अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वही एलिंगम आरेख है और वही 3 आरेख, ये वही आरेख है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने वाला आरेख, ठीक है। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला आरेख, और यह है कार्बन का आरेख C+O2 बराबर CO, ठीक है ना। इस बार एमेटाइट नहीं लेना अपने को, क्योंकि अपन तो केवल कार्बन की तुलना कर रहे हैं। उस समय एमेटाइट के अपचयन की व्याख्या कर रहे थे, अब केवल कार्बन की तुलना कर रहे हैं कि कौन कब बड़ी अपचायक है, ठीक है। ये इधर टेम्परेचर है और ये इधर है डेल जी नोड। ये टेम्परेचर ये यहां पर मान लीजिए 500 केल्विन होता है, ये यहां पर 1000 केल्विन, ये हो गया 2000 केल्विन, ये यहां 1500 केल्विन, ठीक है। अब ये तीनों आरेख एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, यहां पर काट रहे हैं, इस टेम्परेचर। ये टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना है, ये टेम्परेचर होता है 983 केल्विन। बस ये 2 टेम्परेचर ध्यान में रखने हैं आप। एमेटाइट के लिए 1073, एमेटाइट के लिए कितना था 1073 केल्विन, और कार्बन के लिए 983 केल्विन। बस बाकी की सारी चीजें वैसे ही हैं। देखिए किस प्रकार से है, 983 केल्विन से कम ताप पर, इधर आ जाओ, कम ताप पर 983 केल्विन से कम ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ी अपचायक है, प्रबल अपचायक है, समझ गए। और 983 से ज्यादा ताप पर कार्बन प्रबल अपचायक हो गए। वही चीजें बतानी है अपने को, किसी भी अयस्क का अगर अपचयन कर रहे हैं तो लगभग 983 केल्विन से कम ताप पर उस अयस्क का अपचयन कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा होता है, क्योंकि एक प्रबल अपचायक होता है। जबकि 983 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पर उस अयस्क का अपचयन कार्बन के द्वारा होता है, क्योंकि 983 से अधिक ताप पर कार्बन की अपचायक क्षमता बढ़ जाती है, उसके डेल जी नोड का मान कम हो जाता है, जबकि प्रारंभ में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो डेल जी नोड है उसका मान कम होता है। बस ये अपने को केवल टेम्परेचर ध्यान में रखना है। साथ ही अपन ये भी बताएंगे कि ये एक आरेख तो देखो सीधा क्यों जा रहा है, इसका डेल जी नोड न तो कम हो रहा है न ज्यादा हो रहा है। इसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डेल जी नोड बढ़ क्यों रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इस आरेख का डेल जी नोड कम क्यों हो रहा है, ये भी देख लेते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले ये रिएक्शन ले लेता हूं, 2CO प्लस O2 2CO, ये सारे डिपेंड करेंगे डेल एस की वैल्यू पर। डेल एस के लिए अपन पहले पढ़ चुका है, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, एंट्रोपी अव्यवस्था डेल एस। अगर एंट्रोपी बढ़ेगी ना तो डेल जी का मान कम हो जाएगा, एंट्रोपी अगर बढ़ेगी तो डेल जी क्या होगा, कम होगा। एंट्रोपी अगर प्लस में आएगी ना, एंट्रोपी परिवर्तन, तो डेल जी उतना ही ज्यादा माइनस में जाएगा। अगर एंट्रोपी घटेगी, एंट्रोपी अगर माइनस में गई तो डेल जी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। बस ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस
गैस भी होती है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस। अब यहां पर देखो अभिकारकों में और उत्पादों में एंट्रोपी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। एंट्रोपी में परिवर्तन पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, कैसे पता करेंगे? देखिए सीधा सा है, अभिकारकों में गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं, यहां पर देख लीजिए, यहां पर 3 मोल गैस है। देख लो 2 मोल तो कार्बन मोनोऑक्साइड की और 1 मोल ऑक्सीजन की, तो टोटल कितने मोल गैस हो गई? 3 मोल गैस हो गई। और उत्पादों में मात्र 2 मोल गैस है। उत्पादों में मात्र कितनी है? 2 मोल गैस। यानी गैस के मॉलिक्यूल पहले तो थे 3 और अब कितने हो गए? 2। 3 गैस के मॉलिक्यूल से कितने हो गए? 2 हो गए। तो सीधी सी बात है, गैस कम हो गई ना, गैस कम हो गई यानी एंट्रोपी अव्यवस्था कम हो गई। डेल एस का मान कम हो गया, नेगेटिव आए। बस ये चीज ध्यान में रखनी। गैस के मॉलिक्यूल अगर कम हो रहे हैं, तो अपन ने पढ़ा था ठोस द्रव्य गैस में बदलता है। गैस के मॉलिक्यूल बढ़ गए ना तो एंट्रोपी बढ़ती है। अगर द्रव्य गैस में गैस द्रव्य में बदल रही है या द्रव्य ठोस में बदल रहा है, तो उस स्थिति में एंट्रोपी क्या हो जाती है? कम। तो यहां पर गैस कम हो रही है ना, देख लो 3 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल। अगर गैस बढ़ेगी, गैस के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, तो आप कहेंगे कि एंट्रोपी बढ़ गई। गैस के मॉलिक्यूल कम होंगे, एंट्रोपी कम होगी। बस इतना ही ध्यान में रखें। तो एंट्रोपी का मान कैसा आएगा? नेगेटिव। एंट्रोपी अगर कम होगी तो डेल जी का मान बढ़ जाएगा। इसलिए इस आरेख में जो डेल जी की वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका रीजन ये है। बस ऐसे ही बाकी के तीनों में अपने को चेक करना है। दूसरी रिएक्शन ले लीजिए ये वाली। इसमें देखो कार्बन तो ठोस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अभिकारकों में गैस के कितने मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है केवल O2, और इधर भी 1 ही मॉलिक्यूल है। यानी गैस का पहले भी 1 ही मोल था और बाद में भी 1 ही मोल है, कोई चेंज नहीं है। पहले भी गैस का 1 ही मोल है और उत्पादों में भी 1 ही मोल। यानी इस रिएक्शन के लिए आप ये कहेंगे कि डेल एस न तो प्लस में है न माइनस में, न तो कम हो रहा है न ज्यादा हो रहा है, 0 है। इसीलिए डेल जी की वैल्यू भी देखो उतनी है, न तो कम हो रही है नहीं ज्यादा हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही तीसरी रिएक्शन के लिए 2C, कार्बन ठोस है, ऑक्सीजन गैस, गैस का 1 मॉलिक्यूल हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, गैस के 2 मॉलिक्यूल। अभिकारकों में गैस का 1 मॉलिक्यूल है, उत्पादों में गैस के 2 मॉलिक्यूल है। गैस बढ़ गई ना, गैस की मात्रा बढ़ रही है, एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है इस बार। तीसरी रिएक्शन के लिए आप ये कहेंगे कि डेल एस बराबर पॉजिटिव। डेल एस का मान बढ़ेगा तो डेल जी का मान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम। इसलिए इस रिएक्शन में जो कार्बन वाली रिएक्शन है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्माण वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए आप क्या कहेंगे कि ताप में वृद्धि के साथ साथ एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन अधिक हो रहा है। इसलिए डेल जी का मान कैसा हो रहा है? ऋणात्मक हो रहा है। तो ये रीजन है कि कौन सा ग्राफ नीचे आएगा या कौन सा ऊपर आएगा। ये सारी जो चीजें हैं ये डेल एस यानी एंट्रोपी परिवर्तन पर डिपेंड करती है। अगर एंट्रोपी में परिवर्तन बढ़ रहा है तो डेल जी कम हो जाएगा, ग्राफ नीचे आ जाएगा। और एंट्रोपी में परिवर्तन बढ़ रहा है प्लस में, तब तो ग्राफ नीचे आएगा। और अगर एंट्रोपी परिवर्तन माइनस में हो रहा है, ग्राफ ऊपर चला जाएगा। एंट्रोपी परिवर्तन नेगेटिव हो गया ना, तो डेल जी का मान कैसा हो जाएगा? धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, यानी जो ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देगा। तो ये था एलिंगम आरेख, जिसकी सहायता से हमने हेमेटाइट और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन इनकी अपचायिक क्षमता की तुलना की है परस्पर। बस आपको दोनों टेम्परेचर ध्यान में रखने, बाकी इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। हेमेटाइट के लिए 1073 केल्विन और कार्बन के लिए 983 केल्विन। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ में जो एलिंगम आरेख है अपना ये कंप्लीट होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर भी कर दीजिए।